रहस्यों से भरा एक इलाका है जिसका नाम है कैस्पियन सागर। लेकिन समंदर की लहरों के नीचे दबा एक ऐसा राज जो अमेरिका की नींद उड़ा चुका है। सोचिए, एक ऐसा मुल्क जिसकी फौज को इजराइल अमेरिका ने मिलकर हफ्तों तक बमों से रौंदा, जिसके मिसाइल डिपो खाक में मिला दिए गए, जिसके सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए गए। और उसी मुल्क के बारे में अब खुफिया एजेंसियां हैरान हैं कि आखिर इतनी मजबूती के साथ वो मुल्क इतनी जल्दी वापसी कैसे कर सकता है। जवाब छिपा है इतिहास के उस अध्याय में जब शीत युद्ध की बर्फीली रातों में रूस और अमेरिका आमने सामने खड़े थे। दो महाशक्ति, दो विचारधाराएं और एक अनकही रसाकसी जो आज तक खत्म नहीं हुई। और उसी रसाकसी का एक नया किरदार है ईरान, जो कभी सोवियत संघ के खिलाफ अमेरिका का हथियार हुआ करता था, आज उसी अमेरिका के खिलाफ रूस का सबसे भरोसेमंद साथी बन चुका है। आज हम आपको ले चलेंगे कैस्पियन सागर की उन गहराइयों में जहां से गुजरता है वो सीक्रेट गलियारा, वो सीक्रेट रास्ता जिसके जरिए रूस और ईरान की टूटी हुई फौजी ताकत को फिर से खड़ा कर रहा है। हम बताएंगे कैसे एक समंदर बन गया दो मुल्कों का बैकडोर, एक सीक्रेट दरवाजा, कैसे सैटेलाइट तस्वीरें, ड्रोन के पुर्जे और बारूद दुनिया की निगाहों से बच बचाकर एक सरहद से दूसरी सरहद तक पहुंचाया गया। और इस महाखेल में चीन भी अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक तबाही से। कुछ महीने पहले 28 फरवरी 2026 को इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर वो हमला बोला जिससे तेहरान की सैन्य रीढ़ को हिला दिया गया। मिसाइल के जखीरे तबाह हुए, लॉन्च पैड धराशायी हुए, कमांड सेंटर मलबे में तब्दील हो गए और ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को मार दिया गया। दुनिया को लगा कि ईरान को बरसों पीछे धकेल दिया गया। अमेरिका ने भी यही दावा किया। लेकिन जिस रफ्तार से इस्लामिक रिपब्लिक ने दोबारा सिर उठाया, जिस रफ्तार से रिकवरी की और जिस तरह से अमेरिका और इजराइल को मिडिल ईस्ट में मटियामेट किया, उसके बाद खुद अमेरिका और इजराइल की खुफिया एजेंसियां चौंक गईं। सवाल यही है कि इतनी बॉम्बार्डिंग के बाद, इतनी तबाही के बाद आखिर ईरान इतनी तेज रिकवरी करने में कामयाब कैसे हुआ? जवाब है एक खामोश मददगार और कैस्पियन सागर का एक बेहद सीक्रेट रूट। पश्चिमी देशों की एक गोपनीय रिपोर्ट में इशारा साफ मिलता है कि मॉस्को तेहरान के हथियार गोदामों को फिर से भरने में जुटा हुआ है। यह मदद किसी ऐलान के साथ नहीं आ रही, आ रही है बहुत खामोशी से। यह आ रही है रात के अंधेरे में, यह आ रही है कैस्पियन सी के रास्ते, समंदर के उस रास्ते जिसकी भनक ना अमेरिका को लगी, जिसकी भनक ना इजराइल को लगी। और कैस्पियन सागर ही इस कहानी का वो सबसे बड़ा किरदार है जो पूरी दुनिया की नजरों से उछल रहा है। यह दुनिया की सबसे बड़ी झील है जो 5 मुल्कों की सरहदों को छूती है और इन्हीं 5 मुल्कों में शामिल है रशिया और ईरान। यह वो जगह है जहां पश्चिमी ताकतों की सैटेलाइट निगाहें भी धुंधली पड़ जाती हैं। यहां से गुजरने वाले जहाज चाहें तो अपना ट्रैकिंग सिस्टम पूरी तरीके से बंद कर सकते हैं और फिर कोई नहीं जान पाता कौन सा जहाज किस बंदरगाह से चला, कहां पहुंचा, जहाज में क्या लदा था, जहाज क्या लेकर जा रहा था, क्या लेकर आ रहा था। और यही अंधापन, यही ब्लाइंड स्पॉट बन गया रूस और ईरान का सबसे बड़ा हथियार और ईरान का सबसे बड़ा सपोर्ट। 2018 में इन 5 तटीय देशों के बीच एक कानूनी समझौता भी हुआ था जिसे याद रखना बहुत जरूरी है, जो इस समंदर पर इन्हीं मुल्कों का हक तय करता है। यानी किसी बाहरी ताकत की फौज यहां कदम नहीं रख सकती। नतीजा कैस्पियन सागर बन चुका है, एक ऐसा नो गो जोन जो सिर्फ इन देशों का अपना इलाका है। और यही वजह है कि यह जगह हथियारों की खामोश तस्करी के लिए फितरतन सबसे महफूज इलाका बन गई। महाशक्तिशाली झील आप इसे कह सकते हैं। कैस्पियन सागर के नाम से इसे जाना जाता है। कैस्पियन सागर का भूगोल समझ लीजिए, दुनिया की सबसे बड़ी झील है ये। 5 मुल्कों की सीमा लगती है। रशिया, ईरान तो है ही, कजाकिस्तान, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान से भी सीमा लगती है। जहाज यहां एआईएस ट्रैकिंग बंद कर देते हैं, सैटेलाइट की नजर से भी बचाव मुमकिन है।
तेल और प्राकृतिक गैस और रणनीतिक रूप से बेहद समृद्ध इलाका है। लेकिन वो जो समझौता है जिसे कैस्पियन कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है, इस समझौते में क्या है? 2018 के समझौते में 12 अगस्त 2018 को साइन हुआ। कजाकिस्तान में 5 देशों के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ। समझौते से सोवियत संघ के टूटने के बाद 22 साल पुराना विवाद सुलझ गया। इसके तहत कैस्पियन सागर को एक विशेष कानूनी दर्जा दिया गया। पानी की सतह को साझा रखा गया। सतह के नीचे के हिस्से यानी कि सी बेड को आपस में बांटा गया। हर देश को तट से 15 नॉटिकल मील तक की संप्रभुता दी गई और अगले 10 मील तक मछली पकड़ने का हक मिला। समझौते के तहत किसी भी छठे देश का इस इलाके में एंट्री लेना गैर कानूनी है। ना वो पानी पर अपना दावा कर सकते हैं, ना वो खजाने पर अपना दावा कर सकते हैं। जो भी दावा होगा इन 5 मुल्कों का ही होगा। मिलिट्री और सीक्रेट कॉरिडोर की तरह इसका इस्तेमाल इसलिए शुरू किया गया। नेटो या किसी भी बाहरी देश की फौज की एंट्री यहां पूरी तरीके से बैन है। बाहरी सेना न होने से रूस ईरान के लिए सबसे सुरक्षित कॉरिडोर है। पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने के लिए यहां जहाजों की AIS यानी कि सैटेलाइट ट्रैकिंग बंद कर दी जाती है और जहाज बहुत आसानी से रशिया और ईरान के बीच सामान का आदान प्रदान करते हैं। अब जरा इस पूरे रूट को नक्शे से समझने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको अंदाजा होगा कि आखिर यह खेल कैसे चलता है। आइए देखते हैं। तो ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं, यह है कैस्पियन सागर। नीचे आप ईरान का नक्शा देख रहे हैं, जहां पर बंदर अंजलि पोर्ट लगता है। ऊपर आप रशिया का इलाका देख रहे हैं, जहां पर अस्त्रखान रूस का बंदरगाह लगता है और साथ में ही चलती है वोल्गा नदी। वोल्गा डॉन नहर से होते हुए यह नदी कैस्पियन सागर में आकर मिलती है। अगर इस पूरे रास्ते को अगर आप देखेंगे तो यहां पर 600 मील वाला समुद्री रास्ता आपको दिखेगा, जहां पर जहाज बहुत ही गुपचुप तरीके से सैटेलाइट सिस्टम को बंद करके चुपचाप इस रूट को फॉलो करते हैं और रूस से सामान लेकर, चाहे वो बारूद हो, असला हो, हथियार हो, मिसाइल हो या फिर रसद हो, सब कुछ लेकर चुपचाप ईरान के बंदरगाह बंदर अंजलि पर पहुंच जाते हैं। और यही है सबसे बड़ा खेल जो पर्दे के पीछे रूस और ईरान मिलकर खेल रहे हैं। कैस्पियन सागर के उत्तरी किनारे पर वोल्गा नदी के डेल्टा पर स्थित है अस्त्रखान। यहां से जहाज लदते हैं और सीधा रुख करते हैं ईरान के उत्तरी तट की तरफ। दूसरी तरफ ईरान के गिलान प्रांत में बसा है बंदर अंजलि, जो इस पूरी सप्लाई चेन की सबसे अहम कड़ी माना जाता है। दोनों बंदरगाहों के बीच की दूरी करीब 600 माइल है और जहाज इसे कुछ ही दिन में पूरा कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट दिलचस्प बात यह है कि यह सिर्फ एक बंद समंदर नहीं है। वोल्गा नदी और वोल्गा डॉन नहर के जरिए कैस्पियन सागर, अजोव सागर और वहां से काला सागर तक जाकर जुड़ जाता है। यानी रूस के भीतरी इलाकों से लेकर कैस्पियन तक और वहां से ईरान तक एक पूरा वाटर वे नेटवर्क तैयार है, जिस पर किसी बाहरी ताकत की नजर नहीं पहुंचती। हालांकि आपने बीच बीच में खबर यह सुनी होगी कि यूक्रेन इस इलाके में हमले की कोशिश करता है, खासकर काला सागर में और कैस्पियन सी के रशिया के तटीय इलाकों में। लेकिन 600 मील का यह समुद्री रास्ता पूरी तरीके से सुरक्षित माना जाता है रशिया और ईरान के बीच व्यापार के लिए, और यहीं से असलहा और बारूद रूस ईरान को देने में कामयाबी हासिल करता है। सवाल यह है कि आखिर इस खामोश समंदर के रास्ते जा क्या रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो रूस से ईरान भेजा जा रहा है TNT विस्फोटक, ड्रोन के पुर्जे और भारी मात्रा में गोला बारूद। लेकिन इस असली फिक्र इससे भी आगे की है। सैटेलाइट तस्वीरों से मिले सुराग बताते हैं कि इन खेपों में ऐसे पार्ट्स भी शामिल हो सकते हैं जिनका इस्तेमाल बैलिस्टिक मिसाइल को असेंबल करने के लिए किया जाए। मतलब यह सिर्फ हथियारों की सप्लाई नहीं, यह ईरान की मिसाइल ताकत को दोबारा खड़ा करने की सोची समझी रणनीति है। और यह मदद यही नहीं रुकती। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ईरान को सैटेलाइट तस्वीरें भी मुहैया करवा रहा है, जिनकी मदद से तेहरान की फौज दुश्मन के ठिकानों की निगरानी कर सकती है। और यही नहीं, रूस उन जहाजों की निगरानी भी करता है जिन जहाजों में यह सामान लदा होता है, बारूद लदे होते हैं, ताकि उन जहाजों को दुश्मन देश निशाना ना बनाए। और बाकायदा उन जहाजों को रूस सैटेलाइट जानकारी के जरिए गाइड भी करता है। यानी जमीन पर हथियार और आसमान में आंखें,
दोनों मोर्चों पर रूस ईरान के साथ इस जंग में खड़ा नजर आ रहा है। इससे एक बात और साफ होती है, डोनाल्ड ट्रंप का बयान कोई हवा हवाई नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप के पास पक्का खुफिया इनपुट था कि रूस ईरान को हथियार से हेल्प कर रहा है। तो क्या कोई सीक्रेट डील है रूस और ईरान में? रूस के ऐसा करने की वजह क्या है? कुछ और खुफिया रिपोर्ट से बड़े खुलासे होते हैं। यूरोपीय पश्चिमी इंटेलिजेंस रिपोर्ट की माने तो कैस्पियन सागर के गुप्त रास्ते से ईरान में बड़ी मात्रा में सैन्य खेप पहुंचाई जा रही है। मॉस्को से तेहरान भेजे जा रहे हैं भारी मात्रा में विस्फोटक और एडवांस्ड मिसाइल कंपोनेंट्स। ईरान की फैक्ट्री और घातक ड्रोन का कॉम्बिनेशन भी इसी रूट से सप्लाई के जरिए जारी है। मिसाइल फैक्ट्रियों को रूस रिबिल्ड कर रहा है। शाहिद 136 कामिकाज़ी ड्रोन के आधुनिक पार्ट्स भी इसी रूट से तेजी से ईरान पहुंचाए जाते हैं और इसी गुप्त मदद की दम पर तेहरान ने कुछ ही हफ्तों में अपनी लॉन्चिंग क्षमता फिर से बहाल कर ली है। यूक्रेन युद्ध के लिए ईरान से बैलिस्टिक मिसाइलें भी मिल रही हैं रूस को। ईरान को सुखोई 35 लड़ाकू विमान भी सौंपने की तैयारी कर रहा है रूस। तेहरान को रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मिलने की खुफिया रिपोर्ट भी सामने आई है। यानी कि मिडिल ईस्ट में नया वॉर अलार्म बजा रहा है ये याराना। अमेरिकी सैटेलाइट और इजरायली खुफिया तंत्र इस इलाके में फेल नजर आते हैं और इसलिए ईरान का नया सैन्य पुनर्जन्म हो रहा है, जो इजराइल और अमेरिका के लिए पहले से कहीं ज्यादा घातक है। मॉस्को और तेहरान के इस गठजोड़ ने पूरे मिडिल ईस्ट के पावर बैलेंस को हिला दिया है। तो कभी दुश्मनी और अब दोस्ती। आगे आपको बताएंगे कि कभी शागिर्द ने कैसे उस्ताद की मदद की थी और अब उस्ताद उसका कर्ज कैसे उतार रहा है। यानी कि रशिया और ईरान की दोस्ती में यह नया मोड़ कैसे आया। आज की तारीख में रूस ईरान के साथ यूं ही नहीं खड़ा है। इस कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ भी है। अगर इतिहास को आप पलटेंगे तो आप याद कीजिए यूक्रेन जंग के शुरुआती दिन, जब पूरी दुनिया रूस पर पाबंदियां लगा रही थी, तब ईरान ही वो मुल्क था जिसने मॉस्को को शाहिद ड्रोन थमाए थे। वही ड्रोन जिन्होंने यूक्रेन के आसमान में तबाही मचाई। उस वक्त रिश्ते की डोर ईरान के हाथ में थी और रूस मददगार की तलाश में था। लेकिन वक्त का पहिया घुमा और आज वही रूस ईरान की मदद करने की भूमिका में सबसे आगे खड़ा है। यानी जिस शागिर्द ने कभी उस्ताद की मदद की थी, आज उस्ताद उसका कर्ज चुका रहा है। यह सिर्फ हथियारों की अदला बदली नहीं है, यह दोस्ती के एक नए दौर की शुरुआत है जो दोनों मुल्कों को पश्चिम के खिलाफ एक मजबूत किले की तरह तैयार कर रही है। ऐतिहासिक अविश्वास और दुश्मनी का दौर भी रहा इन दोनों मुल्कों के बीच में। 16वीं सदी में चलिए, औपचारिक संबंधों की शुरुआत तब होती है। सफाविद और रुरिक राजवंशों के दौरान शुरुआत हुई थी। 18वीं और 19वीं सदी में दोनों के बीच कई घातक जंगें लड़ी गई। रूसी साम्राज्य ने ईरान के बड़े क्षेत्र पर कब्जा किया। ईरान ने 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद जो दूरी थी वो और बढ़ गई। ईरान ने यूएसएसआर को नास्तिक साम्राज्य तक करार दे दिया था। 90 के दशक से नए गठबंधन, नए रिश्ते की शुरुआत हुई। सोवियत संघ के पतन के बाद संबंधों में नया आयाम दिखा। रूस ने ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट का निर्माण करवाया। 2015 में सीरिया के गृहयुद्ध के दौरान रूस और ईरान साथ आए। राष्ट्रपति बशर अल असद को बचाने के लिए जंग लड़ी। पश्चिमी देशों के आर्थिक प्रतिबंधों ने एक दूसरे के ज्यादा करीब लाए। जब शागिर्द बना उस्ताद का मददगार 2022 में यूक्रेन जंग की शुरुआत में रूस ने अलगाव झेला। रूस के लिए ईरान सबसे बड़ा तारनहार बनकर उभरा। ईरान ने रूस को घातक शाहिद 136 ड्रोन दिए क्योंकि ईरान कामिकाज़ी ड्रोन बनाने में, टेक्नोलॉजी में महारत रखता था और इसलिए हवाई मोर्चे पर रूस की गिरती युद्ध क्षमता बच गई। पहली बार ईरान सप्लायर बना और महाशक्ति रूस खरीदार बना और अब वक्त आ चुका है कि रूस उस कर्ज को उतारे। रूस ईरान के बीच 20 साल का ऐतिहासिक संधि भी है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ट्रीटी के तहत ईरान को सुरक्षा की गारंटी है। ईरान को एयर डिफेंस सुखोई फाइटर जेट्स देने की तैयारी कर रहा है रूस। यहां तक कि जासूसी सैटेलाइट देकर भी ईरान को रूस एक अजय किला बनाना चाहता है। और यह पूरी खबर अचानक सामने नहीं आई है, बल्कि एक बड़े टकराव के ठीक बाद आई है।
रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले इजराइल ईरान के अहम बंदरगाहों और सैन्य सप्लाई नेटवर्क को निशाना बना चुका है। बंदर अंजलि पोर्ट, जो ईरान तक हथियार पहुंचाने वाले समुद्री नेटवर्क की एक अहम कड़ी माना जाता है, उसे भी इजरायली हमलों में नुकसान पहुंचा। यानी इजराइल की कोशिश थी कि ईरान की सप्लाई लाइन को ही जड़ से काट दिया जाए, लेकिन यह सप्लाई चेन सिर्फ एक बंदरगाह पर नहीं टिकी थी। ईरान की तरफ से बंदर अंजलि के अलावा अमीराबाद पोर्ट भी इस नेटवर्क का हिस्सा बताया जाता है, जबकि रूस की तरफ से अस्त्रखान के साथ साथ मखचकला और कैस्पिक्स जो बंदरगाह है वहां का भी इस्तेमाल होता है। यानी एक नहीं बल्कि बंदरगाहों की एक पूरी चेन है जो इस खामोशी के साथ ईरान को हथियार और रसद पहुंचा रहा है। जैसे एक रास्ता बंद करने की कोशिश होती है, यूक्रेन अटैक करता है, उसी समय दूसरे पोर्ट को खोल दिया जाता है और दूसरा पोर्ट सेम ऑपरेशन शुरू कर देता है। इसलिए इस रास्ते को बंद कर पाना भी बहुत मुश्किल है। किन किन पोर्ट से मदद पहुंच रही है यह भी आप देख लीजिए। आइए देखते हैं। ईरान की तरफ बंदर अंजलि पोर्ट जो मिलान प्रांत में है वो बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। इसके बाद जो अमीराबाद पोर्ट है उत्तरी तट पर, वो बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। और आपको याद होगा कि मिलान और अमीराबाद दोनों जगह पर अमेरिका हमले कर चुका है। रूस की तरफ अस्त्रखान पोर्ट जो वोल्गा डेल्टा में है, रूस की तरफ मखचकला पोर्ट जो कि दागिस्तान प्रांत में है, और रूस की तरफ कैस्पियन पोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बंदर अंजलि ईरानी नौसेना का उत्तरी बेड़ा यहीं तैनात है। इजराइल हमलों में यहीं वॉरशिप और नेवल सेंटर को तबाह किया गया था। फिर भी नेटवर्क का दूसरा छोर अभी भी सक्रिय है। एक पोर्ट बंद हुआ तो दूसरा विकल्प बन गया और पूरी चेन बनाती है मल्टी पोर्ट सप्लाई नेटवर्क। यही वजह है कि रूस को ईरान से पूरी तरीके से काटना नामुमकिन है। समंदर के रास्ते बंद होते हैं तो दूसरे बंदरगाह खोल दिए जाते हैं। इस पूरी कहानी में सिर्फ रूस अकेला किरदार नहीं है, पर्दे के पीछे से चीन भी अपनी चाल चल रहा है। चीन माल पहुंचाता है रूस और रूस से फिर माल पहुंचता है ईरान। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का रक्षा मंत्रालय और उसकी फौजी लॉजिस्टिक्स एजेंसी अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों में अब रूस के साथ साथ चीन में बने पार्ट्स और कंपोनेंट्स का इस्तेमाल भी लगातार बढ़ा रही है। इनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC की एयरोस्पेस फोर्स से जुड़े प्रोग्राम्स में। यह सब हो रहा है ईरान की उस सोची समझी रणनीति के तहत जिसे कहा जाता है लुक ईस्ट पॉलिसी, यानी पश्चिम पर निर्भरता घटाओ और मॉस्को बीजिंग की तरफ रुख करो। चीन इसमें ईरान को बेईदो नेविगेशन सिस्टम, रेडार टेक्नोलॉजी, निगरानी उपकरण और ठोस ईंधन वाली मिसाइलों से जुड़ी अहम चीजें मुहैया करवा रहा है। और सबसे दिलचस्प बात, इतनी बड़ी खबर के बावजूद रूस और ईरान दोनों ने इस सप्लाई पर आधिकारिक तौर पर चुप्पी साध रखी है। मॉस्को पहले ही ऐसे दावों को खारिज करता रहा है और इस बार भी उसका रुख वही है। घोषित सैन्य सहयोग के अलावा कोई हथियार नहीं दिया गया, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरें, गोपनीय दस्तावेज और खुफिया रिपोर्ट्स कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। रूस चीन ईरान का मजबूत गठजोड़ और इसी वजह से अमेरिका घुटने टेक रहा है। चीन से भी गुप्त रास्तों के जरिए ईरान पहुंचाए जा रहे हैं एडवांस मिसाइल पार्ट्स और कंपोनेंट्स। चीनी कंपोनेंट्स का इस्तेमाल IRGC अपने एरोस्पेस प्रोग्राम में कर रहा है। ठोस ईंधन वाली खतरनाक मिसाइलों के लिए भी चीन अहम सामग्री दे रहा है। लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत पश्चिम से दूरी और पूरब से नजदीकी बढ़ाकर अमेरिका को इस इलाके में लंबे वक्त के लिए फंसाना चाहता है रूस, चीन और ईरान। ग्लोबल एक्सिस में रूस, चीन और ईरान की एक अनौपचारिक त्रिकोणीय धुरी बनी हुई है। एक ऐसा अलायंस जो घोषित तो नहीं है लेकिन फिर भी धरातल पर है, और एक ऐसा अलायंस जो अमेरिका और उसके अलायंस को सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहा है। रूस और चीन दोनों का मिलिट्री सप्लाई से लगातार इनकार रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। पुख्ता सबूत और पश्चिम की मिस्ट्री सैटेलाइट तस्वीरें और गोपनीय दस्तावेज से ये सीक्रेट ऑपरेशन दुनिया के सामने है। लगातार 3 मुल्कों के जो नए गठजोड़ की जो स्थिति है वो अब लोगों के सामने है। तो ये थी कैस्पियन सागर के उस राज की पूरी कहानी जो बता रही है कैसे एक तबाह हो चुका मुल्क एक खामोश समंदर के सहारे फिर से अपनी ताकत जुटा रहा है
और ये सिर्फ हथियारों की खेप नहीं है, बल्कि एक शतरंज की वो बिसात है जिसमें मोहरे रूस और ईरान के हैं, लेकिन निशाना अमेरिका और उसके साझेदार हैं। शीत युद्ध के दौर में जिस रूस और अमेरिका के बीच दुनिया दो खेमों में बटी थी, वो रसाकसी आज भी खत्म नहीं हुई है। बस उसका मिजाज बदल गया है, मोहरे बदल गए। आज वो मैदान है मिडिल ईस्ट का, मोहरा है ईरान, और बिसात पर चीन की एंट्री ने इसे और पेचीदा बना दिया है। सवाल यह, क्या पश्चिमी ताकतें इस कैस्पियन कॉरिडोर को वक्त रहते बंद कर पाएंगी, या फिर इसी कैस्पियन कॉरिडोर से अमेरिका और उसके अलायंस की तबाही की कहानी लिखी जाएगी? आगे आपको बताएंगे उस रिपोर्ट के बारे में जिसके सामने आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के होश उड़ गए हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।